हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर सहायक प्रबंधक का एग्ज़ाम हुआ था सीजी व्यापम के द्वारा। और इसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में, और उसके अलावा हम नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, ये पार्ट में आएगा। अभी सॉलिड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर का पहला पार्ट में हम बना रहे हैं वीडियो। इसमें पहला सवाल देखेंगे सॉल्यूशन विथ आंसर की के साथ। पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज़ जीरो व्हेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज सच डैट। मतलब कि मोहर सर्कल का रेडियस कब जीरो होगा। मोहर सर्कल का रेडियस कब जीरो होगा, जब वो पॉइंट होगा। और पॉइंट कब होगा वो हम देखते हैं कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिग्मा वाई फोर्स लग रहा है। देन इसमें जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो टाउ एक्स वाई ये आ रहा है। अब हम मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं, जिसमें से जो वाई एक्सिस रहता है वो हमारा शियर स्ट्रेस बताता है, और जो एक्स एक्सिस है वो नॉर्मल स्ट्रेस बताता है। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस बताता है। देन इसमें हम देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में या फिर इसका जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है, दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। एक हो गया सिग्मा एक्स, मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे लग रहा है, सिग्मा वाई इस पॉइंट पे लग रहा है। देन सिग्मा एक्स में जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम लोग इसको डाउनवर्ड ले लिए, और इस पर ये जो सिग्मा वाई वाले प्लेन है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको हम सिग्मा वाई वाले डायरेक्शन को अपवर्ड ले लिए। इसको साइन चेंज भी किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, तो हमने ये ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैच करते हैं। उसके बाद ये हमारा रेडियस हो जाता है, इस रेडियस को लेकर के हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसका रेडियस का हम फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला निकालने के लिए ये वाला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेने के बाद हमको क्या मिलता है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए रहेगा। ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि टाउ एक्स वाई है। देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे मेज़र होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है सिग्मा एक्स। उसमें अगर हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, सिग्मा एक्स में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम माइनस कर दें, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया सिग्मा एक्स, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, उसका हम लोकेशन निकालें, तो उसका जो लोकेशन आएगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस प्लस सिग्मा वाई बाई टू। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अब रेडियस ऑफ मोहर सर्कल पाइथागोरस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, या फिर ये वाला जो इसका हाइपोटेनियस है, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो इसमें बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कब जीरो होगा, जब ये वाला टर्म्स पूरा जीरो हो जाए। तो ये वाला टर्म्स कब जीरो होगा, जब हमारा शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाए, टाउ एक्स वाई की वैल्यू जीरो हो जाए, देन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का वैल्यू जीरो हो जाए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का वैल्यू भी जीरो हो जाए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई। मतलब कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो इक्वल हो, और शियर स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो इक्वल हो, और जो शियर स्ट्रेस हो उसकी वैल्यू जीरो हो, तो हमारा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। शियर स्ट्रेस इज जीरो, तो सिर्फ शियर स्ट्रेस के जीरो होने से हमारा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल जीरो नहीं आएगा, वहाँ पे रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल जब हमारा टाउ इक्वल टू जीरो होगा तब के केस में। उसके बाद बोला गया है देयर इज नो शियर स्ट्रेस बट आइडेंटिकल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब ये बोला गया है कि यहाँ पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहे हों और दोनों का जो साइन है वो सेम होना चाहिए, या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो।
तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, देयर इज़ प्योर शेयर। प्योर शेयर के केस में भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ शेयर आ रहा होगा ये और ये। तब के केस में क्या हो जाएगा, रेडियस हम निकालें तो रेडियस का वैल्यू हमारा दिया है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, इसका रूट ओवर हम देख लें। तो इसमें बोला गया है प्योर शेयर के केस में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी टाउ एक्स वाई। तो ये सारे टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टर्म्स में से कुछ ना कुछ एक पॉइंट पूछा जाता है स्टेटमेंट के तौर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि वहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है दोनों अपोजिट साइन के साथ होना चाहिए। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इन अ बीम ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एवरेज शियर स्ट्रेस। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इन अ बीम ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एवरेज शियर स्ट्रेस। तो हम कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हमारा जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस प्रकार से होता है, उसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा और एवरेज कितना होगा। तो एवरेज कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा उसका रेशियो पूछा गया है, तो उसका रेशियो याद रखिएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो मैक्सिमम और जो एवरेज शियर स्ट्रेस है उसका रेशियो 3/2 होता है, इसको 1.5 भी लिखा जाता है। अगर वहीं पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में भी 1.5 होता है या फिर 3/2 होता है। सर्कुलर पूछा गया है तो 4/3 होगा या फिर 1.33 होगा, या फिर वहाँ पे डायमंड सेक्शन पूछा जाएगा तो 9/8 होगा। तो इसमें से ये चारों सेक्शन याद रखिएगा, चारों सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और उसका एवरेज शियर स्ट्रेस उसका रेशियो क्या होता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जो इसका एवरेज शियर स्ट्रेस है उसका लोकेशन क्या होता है, वो अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़ याद रखना, इसको याद रखिएगा। टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज रेक्टेंगल के लिए कितना होता है, ट्रायंगल के लिए कितना होता है, सर्कुलर के लिए कितना होता है और डायमंड सेक्शन के लिए कितना होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन के लिए पूछा गया, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए 4/3 या फिर 1.33, दोनों में से कोई भी ऑप्शन गिवन रहता है। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है ये है 4/3। तो जो दूसरा है, दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3, दूसरा का आंसर हो जाएगा 4/3 बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया है शियर फोर्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लोड। उसके बाद अगला ऑप्शन है, लोड इंटेंसिटी ऑन अ बीम इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द शियर फोर्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन के लिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन तीसरे में, शियर फोर्स का जो डेरिवेशन होता है वो देता है हमको इंटेंसिटी ऑफ लोड, शियर फोर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो देता है इंटेंसिटी ऑफ लोड, और बेंडिंग मोमेंट का जो डेरिवेटिव होता है, बेंडिंग मोमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाता है शियर फोर्स, या फिर बेंडिंग मोमेंट का सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि शियर फोर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लोड होता है, और बेंडिंग मोमेंट का जो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है शियर फोर्स। या फिर लिखते हैं ना, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यही हो जाएगा dx। अब dx को हम इधर ले आते हैं तो मोमेंट अपॉन dx ये हो जाता है हमारा शियर फोर्स। तो यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, उसको डेरिवेशन के इसके टर्म्स में लिखा गया है, उसको डेरिवेटिव के टर्म्स में, तो इसका आंसर हो जाता है ये। एक बार उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोड की तरफ जाएंगे। ये अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लोड से इसका इंटीग्रेशन करें एक बार तो ये शियर फोर्स देगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट देगा, फिर बेंडिंग मोमेंट का एक बार हम डिफ्रेंशिएट इसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो वो स्लोप दे देगा, फिर स्लोप का एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो हमारा डिफ्लेक्शन दे देगा। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो इसको हम ऊपर से भी याद रख सकते हैं और नीचे से भी याद रख सकते हैं, कोई भी एक चीज़ पूछा जाता है, तो इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है। आप इसको याद रखिएगा कि लोड है, लोड का एक बार हम dx करेंगे तो हमको मिलेगा शियर फोर्स का एक बार हम dx करेंगे तो हमको मिलेगा बेंडिंग मोमेंट, और मोमेंट का एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा स्लोप, और स्लोप का हम एक बार dx करेंगे तो हमको दे देगा डिफ्लेक्शन। तो इसको हम ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आप याद रख सकते हैं।
अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो डिफ्रेंशिएट में होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इंटीग्रेशन में होगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिफ्रेंशिएट, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा इसको, इसका आंसर हो जाएगा ए। शियर फोर्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का एक बार हम उसका हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमको बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों में से तीनों का सॉल्यूशन दिया गया है, उन्हीं सॉल्यूशन में से एक एक टर्म्स उठा के पूछा जाता है। देन अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। फॉर अ सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स एंड हिंज द सिलेंडरनेस रेशियो इज 160, द L/D ऑफ द कॉलम इज। यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास एक कॉलम है, और कॉलम कैसा है, सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम है, उसका सिलेंडरनेस रेशियो मतलब कि लाम्डा की वैल्यू दी हुई है 160, लाम्डा की वैल्यू 160 दी गई है। उसमें बोला गया है L/D हमको फाइंड करना है। तो L/D कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता होता है कि लाम्डा की वैल्यू कितनी होती है, L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। और R मिनिमम कैसे फाइंड आउट होता है, यहाँ पे R मिनिमम की वैल्यू अगर हम देखें तो R मिनिमम इक्वल टू होता है I अपॉन A। तो यहाँ से सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन का I कितना हो जाएगा, π/64 इंटू डी की पावर 4 अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा सर्कुलर सेक्शन के लिए R मिनिमम। तो R मिनिमम में इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो π/4 π/16 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर से यहाँ पे एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा डी स्क्वायर, नीचे में बचेगा 16, वो भी रूट के अंदर। तो ये रूट से बाहर आएगा तो dy हो जाएगा 4, dy/4। ये किसकी वैल्यू हो गई, लाम्डा की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे लाम्डा की वैल्यू रख देते हैं। देन सॉरी, R मिनिमम की वैल्यू हो गई, R मिनिमम की वैल्यू हो गई dy/4। तो यहाँ पे R मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी dy/4। L इफेक्टिव कैसे फाइंड आउट होता है, वो फाइंड करता है कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट कैसा है, तो दोनों साइड में कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, दोनों साइड में हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट है तो वहाँ पे हम जानते हैं कि L इफेक्टिव बराबर L होता है। तो L इफेक्टिव बराबर L होता है, तो उस केस में हम लोग L रख देंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये हम कैलकुलेट कर लिए, L इफेक्टिव अपॉन I अपॉन R, ये हो I अपॉन A, dy/4 हो जाएगा। देन यहाँ पे लाम्डा की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 14। तो इसका हो जाएगा 40 आंसर, सी नंबर। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा L/D, लाम्डा इक्वल टू इतना, तो 160 बराबर L इफेक्टिव अपॉन R। तो L इफेक्टिव L के बराबर हो जाएगा, और R मिनिमम कितना है, dy/4। तो dy/4 में से ये 4 हमारा इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, तो इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल टू L/D। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके 40 आ जाएगा L/D का रेशियो। आसान सवाल था। उसके बाद पूछा गया 5वां नंबर, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिएशन यील्डिंग इन द मटेरियल अकर व्हेन। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो थ्योरी ऑफ फेलियर है वहाँ से सवाल पूछा गया है। तो थ्योरी ऑफ फेलियर में से देखिए कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को याद रखिएगा, सवाल यहीं से आता है। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, सवाल यहीं से हमको मिलेगा थ्योरी ऑफ फेलियर के लिए। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा जाता है। तो किसके द्वारा दिया गया था, रैंकाइन्स के द्वारा दिया गया था, ये चीज़ पूछा जाता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए परफेक्ट होता है, तो ये होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए बहुत अच्छा होता है। पूछा जाता है ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा थ्योरी अप्लाई करते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें कितना होता है, तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है, उसका यील्डिंग स्ट्रेस से कम या फिर उसके बराबर हो जाता है। देन ये जो क्वेश्चन आया उसके अलावा भी मैं बता दे रहा हूँ सॉल्यूशन। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सेंट वेनेंट के द्वारा दिया गया था, और इसमें जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है वो कितना से बराबर होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी में हम
इसका जो स्ट्रेन होता है वो यील्ड स्ट्रेन से कम होनी चाहिए। सिग्मा बाई ई ये हमारा स्ट्रेन को बता रहा है, ये हमारा स्ट्रेन को बता रहा है। अगर दो डायरेक्शन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किसी बॉडी में फोर्सेस लग रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेन ये हो जाएगा। तो इसमें जो स्ट्रेन होता है वो उसके यील्डिंग में स्ट्रेन से कम होनी चाहिए। उसके बाद पूछा गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, यही चीज़ इस एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है ये पूछा गया। तो कितनी होती है, वो हो जाती है सिग्मा y/2, या फिर उल्टा यील्ड स्ट्रेस से उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसका हाफ से बराबर होता है। और किसके द्वारा दिया गया है पूछा जाता, तो ये गेस्ट या फिर ट्रेस्का के द्वारा दिया गया है, ये चीज़ पूछा जाता है। उसके बाद बोला जाएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो ब्लाइस एंड हाइस के द्वारा दिया जाता है। और उसके लिए याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ये इसके बराबर होता है। देन डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसको शियर स्ट्रेंथ थ्योरी भी बोला जाता है, मिन्सेंस्की के द्वारा दिया गया है। और इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, ये चीज़ पूछा गया है। तो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा y/2। तो सिग्मा y/2 यहाँ पे देख लेंगे। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस के आधा के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हम अगला सवाल में आते हैं, छठवां नंबर। छठवें नंबर के सवाल पे आते हैं। छठवें नंबर का सवाल देखेंगे, द हॉलो सर्कुलर कॉलम ऑफ इंटरनल डायमीटर d एंड एक्सटर्नल डायमीटर 1.5 d इज सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव लोड। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड फ्रॉम द सेंटर फॉर नो टेंशन क्राइटेरिया। तो नो टेंशन क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे। तो इसके लिए देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देखते हैं कि नो टेंशन क्राइटेरिया होता क्या है। नो टेंशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो नो टेंशन क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई भी हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी में कंप्रेशन लोड लग रहा है, इस बॉडी में कंप्रेशन लोड लग रहा है, इस बॉडी के सेंटर में कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो सेंटर से कंप्रेशन लग रहा है, तो इसमें कोई भी बकलिंग नहीं दिखेगा। उसके अलावा इसमें जब हम इसके डिस्टेंस में जब हम फोर्सेस लगाते हैं, इसके डिस्टेंस पे जब हम फोर्सेस लगाते हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो वो क्या होता है, एक मूवमेंट अप्लाई करता है, एक मूवमेंट जनरेट करता है। यहाँ से कोई कॉलम है या फिर कोई सेक्शन है, इसके सेंटर से ई डिस्टेंस पे कोई फोर्सेस लगाते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट जनरेट होता है। तो मूवमेंट जनरेट होने की वजह से वो इस प्रकार से एक्ट करता है। तो इस प्रकार से बकलिंग दिखेगा। तो ये बकलिंग की वजह से देखेंगे कि ये वाला सेक्शन है, इधर वाले सेक्शन पे हमारा क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, इधर वाले सेक्शन पे हमारा कंप्रेशन आ रहा है। इसको अगर हम टॉप व्यू देखें, इसका हम टॉप व्यू देखें तो ये वाला यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्लास में बहुत अच्छे से विस्तार में मैं बताया हूँ, अभी उतना डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं। तो एक पॉइंट पे लोड लगाया जाता है, तो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वजह से मूवमेंट जनरेट होता है। उस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे टेंशन जनरेट होता है। तो टेंशन की वजह से वहाँ पे टेंसाइल फोर्स आ रहा है, वहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है, बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग की वजह से यहाँ पे टेंसाइल लोड आ रहा है। टेंसाइल लोड आने से हमारा क्या होता है, कंक्रीट बहुत वीक होता है टेंशन में। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन ना हो, पूरा का पूरा क्या हो, कंप्रेशन हो। तो पूरा का पूरा कंप्रेशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका वह डिस्टेंस निकालते हैं। मतलब कि अगर हम P के लिए फॉर्मूला लिखें, कहीं किसी पॉइंट पे हम स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला लिखें, तो किसी पॉइंट पे स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। उसका एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, ये तो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। एक डायरेक्ट स्ट्रेस P फोर्स है तो P/E एक डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट मतलब कि P/E एक मूवमेंट आ रहा है, अपॉन Z कर देंगे तो ये बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो एक बेंडिंग स्ट्रेस होगा और एक डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा इस वाले सेक्शन में, इधर वाले सेक्शन पे टेंसाइल नेचर का है और इधर वाले सेक्शन पे कॉम्प्रेसिव नेचर का है। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो वो भी हमको पता चलता है कि किधर पे टेंशन और किधर पे कंप्रेशन होगा। इसको क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में हम देखे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे टेंशन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो P/E, तो माइनस साइड में लेंगे टेंसाइल वाले चीज़ को, तो टेंसाइल वाला चीज़ क्या हो जाएगा, P/E/Z। तो यहाँ से हम P/E को कॉमन निकालते हैं तो ये बच जाता है ये, क्योंकि Z का वैल्यू BD²/6 होता है। तो वहाँ से BD²/6 में हम B/D को एरिया लिख लिए, देख लेते हैं P/E माइनस P/E। Z को लिख सकते हैं BD²/6।
अगर हम ट्रायंगल सेक्शन देखें तो अलग अलग सेक्शन के लिए वो डिपेंड करता है। तो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए वो आसान होता है समझना, इसलिए इसके लिए हम देखते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू लिखते हैं तो ये हो जाएगा P बाई ए माइनस P इंटू ई इंटू बी इंटू डी बाई 6 भी लिखा जा सकता है। ए एरिया के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं P बाई ए माइनस P इंटू ई अपॉन ए इंटू डी इंटू 6। तो यहाँ से P बाई ए हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 1, P बाई ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचा 1 माइनस, अगर माइनस में आ रहा है मतलब टेंसाइल है, प्लस में आ रहा है तो कॉम्प्रेसिव है, तो माइनस में आ रहा है तो टेंसाइल है, तो टेंसाइल एरिया कॉमन निकल जाएगा और इधर बचेगा एक डी। तो वहाँ पे बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, देखेंगे कि डायमेंशंस कौन सा डायमेंशंस हम ले रहे हैं। तो इसको बोला जाता है हमारा उसका स्ट्रेस, वहाँ पे कितना स्ट्रेसेस आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये वाला चीज़ हम देखते हैं कि ये वाला चीज़ क्या होना चाहिए। ये वाला चीज़ हमारा हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो पॉजिटिव में रहना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाले टर्म्स को हमको पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, या तो 0 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। 1 माइनस 6e अपॉन बी इज़ ग्रेटर देन हमेशा 0 या फिर इक्वल टू 0 फॉर नो टेंशन। अगर माइनस में आ गया मतलब कि वहाँ पे टेंशन जनरेट हो रहा है, तो फॉर नो टेंशन हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 6e अपॉन बी, या फिर e की वैल्यू देखेंगे तो e अपॉन 6 ये हो जाएगा हमारा, b इधर आ जाएगा। हम e की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा b बाई 6, ये हो जाएगा e का वैल्यू, e का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। या फिर यहाँ से देख सकते हैं b अपॉन 6 ये e हमेशा, सॉरी ये इधर वाला साइड में था, इधर वाले साइड में था, तो e का वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए। तो e का वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए। तो एक डायरेक्शन में देख लिए e, इधर वाले डायरेक्शन में भी देख लिए e, या इधर वाले डायरेक्शन में देख लिए इधर वाले डायरेक्शन में देख लिए e। तो इन सबको मिलाएंगे तो इसका शेप भी पूछा जाता है। ये यहाँ से ये सवाल आया था ACS में, ACS 2020 में, ACS 2020 में भी यहाँ से सवाल आया गया था। इसका डायमेंशन दिया था, वहाँ से हमको कर्व निकालना था। तो एक साइड को हम सेंटर से एक साइड को लें तो उसको इसेंट्रिसिटी बोला जाता है, और सेंटर से टोटल डिस्टेंस बोला जाए, या फिर 2e की बात किया जाए, 2e की बात किया जाए, या फिर सेंटर से टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए तो उसको बोला जाता है कर्व। तो यहाँ पे कर्व पूछा गया है हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए कर्व पूछा गया है। तो वैसे ही सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है, सर्कुलर सेक्शन के लिए उसको हम लोग d/8 लेते हैं e का वैल्यू, और कर्व का वैल्यू d/4। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं 7वां क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में बोला गया था इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे बात किया गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है लगभग हर एक एग्जाम में। तो ये हमारा ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में देखेंगे कि कुछ पॉइंट तक ये स्ट्रेट गया है, फिर इधर झुका हुआ है, फिर ये ऐसा जाके ऐसा स्ट्रेट, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस पे ये स्ट्रेन आ रहा है। फिर देन क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। हम आगे अगर इसमें स्ट्रेन लाना चाहें तो ये हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रेस को बता रहा है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है वो स्ट्रेन को बता रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कांस्टेंट स्ट्रेन में हम कांस्टेंट स्ट्रेस में हमारा स्ट्रेन आ रहा है। फिर देन उसके बाद हम स्ट्रेन लाना चाहें तो कुछ स्ट्रेसेस लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है जिसको ई नाम से दर्शाया गया है, ये इसका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। उसके बाद देन हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो हमारा फेलियर पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, एक एक पॉइंट को मैं बता देता हूँ। एक होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बोलते हैं ओ से ए तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसी में हमारा क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। कहाँ पे वैलिड होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में, जिसको हम लोग ए पॉइंट बोला जाता है, ए पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे बी पॉइंट। तो बी पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट होता है। बी पॉइंट होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि किसी भी बॉडी को इलास्टिक लिमिट तक हम खींच दें, इलास्टिक लिमिट तक खींच दें तो क्या होता है, उसके बाद फिर लोड जब हम रिमूव करते हैं, जब हम यहाँ से पी फोर्स लगाए तो यहाँ तक स्ट्रेन आया, जब हम पी को हम रिमूव कर देंगे तो वापस अपने शेप में वो आ जाता है। मतलब कि एक रबड़ को खींचे, रबड़ को खींचने के बाद उसको हम जब छोड़ देते हैं तो वापस अपना शेप वो रिकवर कर लेता है। तो रबड़ को भी हम इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक, तो इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बोलते हैं कि खींचे
छोड़े फिर अपने स्टेट में वो वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से होता है वो इलास्टिक। मतलब लोड को जब हम रिमूव करते हैं, किसी भी बॉडी में लोड लगाया, स्ट्रेन आया, स्ट्रेन आने के बाद जब हम लोड को रिमूव करते हैं तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये होता है इस बी पॉइंट तक आने के बाद लोड जब हम रिमूव करते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, उसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। फिर पूछा जाता है यील्डिंग क्या होता है। तो यील्डिंग होता है जब यहाँ पे देखेंगे कि यील्डिंग मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेस का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस हमारा इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, स्ट्रेन हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, हमारा स्ट्रेन यहाँ से इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा स्ट्रेन आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग यील्डिंग। मतलब कि स्ट्रेस लगाए, उसके बाद छोड़ दिए, छोड़ने के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें अपने आप फैलाव आता है। तो अपने आप फैलाव आता है मतलब स्ट्रेस को हम कंटिन्यू इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बिना स्ट्रेस को इंक्रीज किए उसमें हमको स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यील्डिंग, उसको हम बोलते हैं यील्डिंग। उसके बाद फिर क्या होता है, जब मटेरियल को और खींचा जाता है, जब मटेरियल को और खींचा जाता है तो उस मटेरियल में जो भी पार्टिकल होते हैं, इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो भी आयंस होते हैं, इसके जो भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना पोजीशन को चेंज करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो टकराते हैं एक दूसरे से। तो अब टकराते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, जैसे कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, उसके बाद एक स्पीड से चल रहे हैं, जब वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है तो हमारा स्पीड अपने आप स्लो हो जाता है। तो उसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ से स्ट्रेन तो आ रहा है कांस्टेंट स्ट्रेस पे, वो चल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से अगर हम देखें तो वहाँ पे ट्रैफिक आ गया। जब वहाँ पे जो भी उसके पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं, वो आगे पीछे होते हैं, तो आगे पीछे होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे टकराव होता है, वहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाता है, और देन हम बढ़ाते हैं तो वो एक पॉइंट पे पहुंचता है और वो टूट के अलग हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इसको बहुत डिटेल में क्लास में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पूछा गया है, बी पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जहाँ से हम लोड को रिमूव करें तो अपने पोजीशन को वापस वो रिगेन कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे इलास्टिक लिमिट क्या है, अप टू स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट एट विच इलोंगेशन टेक प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। तो ये वाला पॉइंट जो बता रहा है, जो बी पॉइंट बता रहा है वो यील्डिंग पॉइंट को बता रही है, जो बी पॉइंट है वो यील्डिंग को बता रहा है, यील्ड पॉइंट को, कि हम एडिशनल स्ट्रेस नहीं लगा रहे हैं लेकिन हमारे पास इलोंगेशन हो रहा है, तो ये हमारा बता रहा है यील्डिंग को। फिर तीसरा पॉइंट जो सी पॉइंट है, अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रिगेन। मतलब कि लोड को हम जैसे ही रिमूव करते हैं वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। एट विच टफनेस इज मैक्सिमम, एट विच टफनेस इज मैक्सिमम मतलब टफनेस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कब मैक्सिमम होगा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लेते हैं। तो टफनेस का तो बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर टफनेस का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। टफनेस एक अलग ही टर्म्स हो जाता है। तो इन तीनों टर्म्स में एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बता रहा है, ओ से ए तक को बी पॉइंट बता रहा है, सी से डी पॉइंट तक को वहाँ पे बिना स्ट्रेस लगाए हम स्ट्रेन देख रहे हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो सी को बता रहा है, ठीक, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का सी। उसके बाद हम अगला आते हैं 8वें पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे पूछा गया है द फिक्स्ड सपोर्ट इन रियल बीम बिकेम द कॉन्जुगेट बीम। तो कॉन्जुगेट बीम में देखेंगे हमेशा पूछा जाता है जेईई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कॉन्जुगेट बीम क्या होता है। तो कॉन्जुगेट बीम में 3-4 बीम है, उसको याद रखिएगा। जो फिक्स्ड बीम होता है वो कॉन्जुगेट बीम उसका एक साइड फ्री हो जाता है, जो रोलर सपोर्ट होता है वो हिंज हो जाता है, और जो हिंज सपोर्ट होता है वो रोलर सपोर्ट हो जाता है। तो 3-4 पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि फिक्स्ड सपोर्ट इन रियल बीम बिकेम इन द कॉन्जुगेट बीम। जब फिक्स्ड सपोर्ट को हम कॉन्जुगेट बीम की तरह देखेंगे तो क्या दिखेगा हमको, तो कॉन्जुगेट बीम में जो हमारा फिक्स्ड सपोर्ट था वो हमारा फ्री सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है तो फिक्स्ड सपोर्ट इन रियल बीम, तो क्या हो जाएगा, फ्री एंड फ्री हो जाएगा, और जो फ्री एंड था वो फिक्स्ड एंड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन ऑफ द हिंज्ड एंड ऑफ द यूनिफॉर्म प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो हमारे पास एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम होगा, ठीक है, हमारे पास एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में अगला एंड हिंज है, ठीक है, या फिर रोलर है। तो यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाया, तो इसको 1 यूनिट हम ऊपर कर देते हैं। 1 यूनिट ऊपर करने के बाद ये हमारा इसका ILD हो गया।
उसके बाद पूछा गया कि इसका ILD का जो शेप बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो जो बीम है उसका जो लेंथ दिया हुआ है L दिया हुआ है और इसका जो हाइट है वो 1 यूनिट दिया हुआ है। तो इसका क्या एरिया हो जाएगा 1/4 B इंटू एच। तो 1/4 B इंटू एच कितना हो जाएगा 1/4 B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू L है और H की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा L/4। तो इसके लिए एरिया पूछा गया है, तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा L/4। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 10वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ड्यू टू सर्टेन लोडिंग ऑफ इज 8 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। इस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो ऐसा है, मान के चलिए। द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ड्यू टू द सर्टेन लोडिंग इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो इस बीम का जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है, 0.8 सेंटीमीटर है, सॉरी, यहाँ से जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है वो 0.8 सेंटीमीटर है। इफ़ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज डबल, जब इसका जो डेप्थ है, पहले D था, अब क्या कर दिए हम लोग, इसका डेप्थ को 2D कर दिए। तो इसका डेप्थ को हम लोग 2D कर दिए, तो डिफ्लेक्शन डेप्थ इज डबल कीपिंग द विड्थ सेम, इसका विड्थ को सेम रखें, सिर्फ डेप्थ को हम बढ़ा दिए। तो डेप्थ को बढ़ा दिए तो क्या बोला है, देन डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। उसके बाद हमको फ्री एंड में डिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो उसके बाद हमको डिफ्लेक्शन पूछा गया फ्री एंड में। तो देखिए क्या होता है, कि जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो होता है 1/EI, मतलब कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट में EI का हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा डिफ्लेक्शन देता है। मतलब कि जो डिफ्लेक्शन होता है EI के इन प्रोपोर्शनल होता है, EI के इन ऊपर में कुछ भी लोड आता है, लोड के साथ उसका L3 L4 जो भी आता है और नीचे में ये कोई टर्म्स आता है कांस्टेंट, मतलब कि डेल्टा इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। उसकी अगर सेक्शन की बात किया जाए, लोडिंग वगैरह सेम रखा जाए, उसका लोडिंग कंडीशन और लोड वगैरह सेम रखा जाए, तो सिर्फ अगर I में किस प्रकार से वेरी करता है या फिर उसका विड्थ और डेप्थ चेंज करने पे किस प्रकार वेरी करता है लिखा जाए, तो उसके I के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो I होता है वो होता है BD3/12 जो भी वैल्यू है। तो B और D अगर डेप्थ के साथ उसका पावर 3 और B के साथ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ को डबल कर दिया गया है, तो I का जो वैल्यू हो जाएगा 2D³ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो I जो हो जाएगा 8D³ हो जाएगा। तो जो I है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो I जो है वो 8 गुना बढ़ गया। तो I 8 गुना बढ़ जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन है वो 8 गुना कम हो जाएगा। तो पहले 0.8 था तो अब 8 गुना कम हो जाएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो इसका आंसर 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम पूछा गया है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम पूछा गया है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है बोथ एंड आर फिक्स्ड। तो दोनों एंड फिक्स्ड है तो उसका जो DS होगा वो 3 होगा। जो ठीक है, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कैंटिलीवर बीम बना देते हैं। बीम के लिए कैसे शॉर्टकट होता है DS निकालने के लिए, उसको कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए जितना सपोर्ट रिमूव करना होता है, कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए जितना सपोर्ट रिमूव करना पड़ता है वो उसका DS हो जाता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट के लिए DS क्या हो जाएगा, इधर का हम लोग हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए कितना रिएक्शन हटाना पड़ रहा है, 3 रिएक्शन, समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy और मूवमेंट अबाउट Z। तो 3 रिएक्शन हटाना पड़ रहा है, तो 3 रिएक्शन हटाना पड़ रहा है, इसलिए इसका DS कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड सिंपली सपोर्टेड। तो एक एंड फिक्स्ड है और अदर सिंपली सपोर्टेड है, तो उसके लिए DS कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए यहाँ पे 2 रिएक्शन हटाना पड़ रहा है, सिग्मा ऑफ Fy और सिग्मा ऑफ Fx। तो इसके लिए DS हो जाएगा 2। ओवरहैंग के लिए क्या हो जाएगा, ये कैंटिलीवर बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कैंटिलीवर बनाने के लिए एक सपोर्ट दे दिए 3, और यहाँ से हम लोग 1 लिए और यहाँ से 2 लिए, मतलब कि 3 बनाने के लिए 3 इसको दे दिए। तो कितना हो जाएगा, इसका DS 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट बहुत अच्छे से हम क्लास में देखे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के साथ। तो ये सब चीज़ें तो बन ही गया होगा।
ठीक है। तो इसके लिए ds 0 होगा, तो जिसका ds 0 होता है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट मतलब कि जिसको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप स्ट्रक्चर या फिर मॉस देखें तो इसके लिए कभी भी रिएक्शन निकाल के डायरेक्टली हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, या फिर इसके लिए कभी फाइंड आउट नहीं करते हैं। लेकिन इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैलकुलेट किए हैं कि हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम है, इस पर यूडीएल हो या पॉइंट लोड या किसी भी टाइप का लोड हो तो उसको हम लोग डायरेक्टली एसएफडी बीएमडी कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। क्लास में भी इसको हम लोग अच्छे से देखे हैं। उसके बाद अगला है द बीम इज सपोर्ट 3 सपोर्ट, 3 सपोर्ट के साथ बोला गया, तो 3 सपोर्ट के साथ देख लीजिए। 3 सपोर्ट है तो किसी भी यहाँ पे 3 सपोर्ट है, तो 3 सपोर्ट है तो इसके लिए हम ds फाइंड आउट करेंगे, तो ds हो जाएगा 1। इसको कैंटिलीवर बनाने के लिए, इसको यहाँ पे कैंटिलीवर बनाने के लिए हमको एक सपोर्ट दे दिए, तो यहाँ से 1 ले लिया और यहाँ से 2 ले लिया, तो इसके पास जो बचा 1 एक्स्ट्रा बचा वही हमारा ds हो जाएगा, ठीक है। इसको विस्तार में पढ़ने के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में बहुत अच्छे से ये सब डिटेल में बताया गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। सेम सवाल हम लोग डिस्कस भी किए हैं। उसके बाद 12 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप, फास्ट बता रहे हैं, ठीक है, सब डाउट वाले सवाल नहीं है। फिर 12वां नंबर, द स्टिफनेस मेथड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस इज नोन एज। तो यहाँ पे जो सवाल होता है, यहाँ से जो सवाल होता है बहुत बार आता है, ठीक है, कि डीएससी और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और कुछ मेथड है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं एक बार, फिर सवाल में आएंगे, ठीक है। तो एक होता है एफएफसी, फोर्स मेथड भी बोला जाता है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। और एक साइड होता है डीएससी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। एक 2 मेथड होता है, एक होता फोर्स मेथड होता है और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। फोर्स मेथड में हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं, तो फोर्स मेथड को हम एफएफसी से दर्शाते हैं, मतलब कि फोर्स मेथड भी बोला जाता है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड भी बोला जाता है, या कॉम्पेटिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। फोर्स मेथड में फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एफएफसी होता है। देन एक होता है डीएससी, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोला जाए, स्टिफनेस मेथड बोला जाए, इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम मेथड बोला जाए। इक्विलिब्रियम मेथड मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो फोर्सेस होते हैं, जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन लगाया जाता है, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो चीज़ें निकलता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मेथड बोला जाता है इसको, ठीक है। और पूछा जाता है कि इसमें जब ds कम होता है dk से, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं, जब dk कम होता है ds से, तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मतलब ds मतलब फोर्सेस की बात हो रहा है, अगर फोर्स कम कैलकुलेट करना है तो हम लोग फोर्स मेथड में जाएंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो फोर्स मेथड का एग्जाम्पल देख लीजिए। कांस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड होता है, लीस्ट वर्क मेथड होता है, कॉलम एनालॉजी मेथड होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड होता है, कास्टिग्लियानो का सेकंड थ्योरम होता है, कास्टिग्लियानो को सेकंड थ्योरम होता है। वही चीज़ हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में बात करें तो स्टिफनेस मेथड होता है, या फिर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड होता है, या फिर मेथड ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, या फिर कानिस मेथड होता है, या स्टिफनेस मेथड, या फिर कास्टिग्लियानो का फर्स्ट थ्योरम मेथड। तो कास्टिग्लियानो का फर्स्ट थ्योरम मेथड हमारा क्या बताता है, कास्टिग्लियानो का फर्स्ट, ये जो 2 थ्योरम है, एक थ्योरम हमारा क्या बताता है, डी डेल बाई डी यू, स्ट्रेन एनर्जी का हम इंटीग्रेशन करते हैं, डी यू बाई डी डेल, तो ये हमारा बताता है फोर्स। तो ये होता है, ये हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है। हमारे पास कास्टिग्लियानो का 2 थ्योरम होता है, कास्टिग्लियानो को 2 थ्योरम है। एक होता है फर्स्ट थ्योरम में क्या बोलता है कि स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स गिव्स डिफ्लेक्शन। मतलब कि ये होता है स्ट्रेन एनर्जी का, एक बार अगर हम फोर्स के टर्म्स में उसका डिफ्रेंशिएट करें तो हमको डिफ्लेक्शन देता है। डिफ्लेक्शन मतलब कि ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कास्टिग्लियानो को फर्स्ट थ्योरम में निकालते हैं। और कास्टिग्लियानो का जो सेकंड थ्योरम होता है वो बोलता है कि स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डेल्टा या फिर थीटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये बताता है हमारा
फोर्स या फिर मूवमेंट देता है। तो इसमें हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों फोर्स का ही टर्म्स होता है। तो जो फोर्स या फिर मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों फोर्स का ही टर्म होता है, तो ये फोर्स मेथड में हो गया। और ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हो गया। तो फर्स्ट कास्टिग्लियानो का जो फर्स्ट थ्योरम होता है वो डिफ्लेक्शन निकालता है और उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आ जाता है। और सेकंड थ्योरम जो होता है वो फोर्स को बताता है और फोर्स को जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स मेथड। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कास्टिग्लियानो का थ्योरम में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है द स्टिफनेस। ठीक है, तो ये हो गया स्टिफनेस मेथड। इसको देख लेते हैं। द स्टिफनेस मेथड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस आल्सो नोन। तो स्टिफनेस मेथड को क्या नाम से जाना जाता है देख लीजिए। स्टिफनेस मेथड को डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर स्टिफनेस मेथड ये एक ही है। ठीक है, फोर्स मेथड हमारा हो जाता है, जो फोर्स मेथड होता है, जो यहाँ पे जो लाल रंग में चिन्ह है वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये है, पता नहीं किसी का पेपर है तो वो गलत लगाए थे, फोर्स मेथड नहीं होता है। फोर्स मेथड को हम लोग बोलते हैं FFC और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं DAC। तो यहाँ से याद रखिएगा DAC और FFC से। कॉलम एनालॉजी मेथड इज एप्लीकेबल टू। कॉलम एनालॉजी मेथड इज एप्लीकेबल टू। तो कॉलम एनालॉजी के लिए एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि कॉलम एनालॉजी कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा DS 3 से कम हो। जब हमारा DS 3 से कम होता है तभी हम कॉलम एनालॉजी मेथड में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। उसके लिए मैक्सिमम नंबर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 से ज़्यादा जाएगा तो हम कॉलम एनालॉजी मेथड नहीं लगा सकते। इसीलिए ये जो मेथड होता है ये फिक्स्ड बीम के लिए बहुत परफेक्ट होता है। ठीक है, तो कब एप्लीकेबल होता है देख लेते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए नहीं करते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। और उसका डिटर्मिनेसी कितना होना चाहिए, 3 या फिर 3 से कम होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है, इसके लिए DS 3 होना चाहिए, इसके लिए DS 3 होना चाहिए तब ये एप्लीकेबल होता है। तो कॉन्टिन्यूअस बीम, तो कॉन्टिन्यूअस बीम में हमको पता नहीं है कि उसका DS अभी कितना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से अगर, ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि फिक्स्ड बीम एंड सिंगल स्टोरी। तो फिक्स्ड बीम एंड सिंगल स्टोरी का जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा और इस टाइप से बनेगा। तो इसका हम DS निकालें तो इसके लिए जो DS हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इसके लिए DS आ रहा है 3, डायरेक्टली दिया होगा, इसके लिए डायरेक्टली DS 3 दिया होगा। कॉन्टिन्यूअस बीम भी हो सकता है लेकिन उस पर हमको DS पता नहीं है, उसके लिए हमको DS पता नहीं है। तो ये जो होता है वो फिक्स्ड बीम के लिए होता है या फिर सिंगल स्टोरी बीम के लिए होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इसके लिए DS 3 होना चाहिए। मल्टी स्टोरी फ्रेम में क्या हो जाएगा, वहाँ पे DS का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे DS का वैल्यू जहाँ बढ़ा वहाँ पे फिर ये यूज़ में नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर एनालिसिस और मॉस का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे जो इसके बाद आगे आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आएगा। इसके अलावा हमारी क्लासेस चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रहा है। आने वाले वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए आने वाले वैकेंसीज़ के बारे में देखिए क्या क्या है हमारे पास। अभी आपको PWD में दिख सकता है। ठीक है, PWD में दिख सकता है 150 के आसपास पद रहेगा। ठीक है, 150 के आसपास रहेगा, मान के चलिए 150 के आसपास पद रहेगा। और हो सकता है कि जुलाई के सेकेंड वीक तक, जुलाई के सेकेंड वीक से पहले, जुलाई के सेकेंड वीक तक हमको दिख सकता है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो PWD के लिए रेडी रहिए। ठीक है, इसके अलावा और वैकेंसीज आ सकती है लेकिन अभी उसका कुछ श्योरिटी नहीं है। तैयारी करते रहिए, जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, और फिफ्थ जो भी 7th सेमेस्टर वाले हैं या फिर जस्ट कंप्लीट हुए हैं, जो भी 7th सेमेस्टर वाले हैं जस्ट कंप्लीट हुआ है उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो उनके लिए कोर्स जल्दी लॉन्च हो रहा है जिसमें हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ठीक है, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं, जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इसके अलावा किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग बेहिचक आप लोग बिना किसी शंका के कॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको दिया जाता है, हमेशा से दिया जा रहा है और आगे भी हम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और तैयारी में लगे रहिए। जल्द ही आपका वैकेंसीज आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव आने के लिए बोलते हैं, तो जब हमारे पास प्रॉपर डाटा होता है तभी हम आते हैं। ठीक है, और प्रॉपर डाटा के साथ हम आएंगे जल्द ही, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस वीक हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दें। ठीक है,
थैंक यू।